इस कार्टून को देखिए। 28 सितंबर 2014 ये कार्टून छपी थी न्यूयॉर्क टाइम में, जो कि दिखाती है कि कैसे एक किसान गाय के साथ एक आलीशान क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है और जहां दो आदमी इंडिया मार्स मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल का टाइटल क्या है? इंडिया बजट मिशन टू मार्स। ऑब्वियसली इस कार्टून को बहुत क्रिटिसाइज हुआ। ये दिखाया चाहते हैं कि कैसे गरीब इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाने लग गए। अल्टीमेटली द न्यूयॉर्क टाइम्स को अपोलोजाइज करना पड़ा। सॉरी। आते हैं करीब एक हफ्ते पहले, जुलाई 4, 2023, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया पर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में। पर इस बार कहानी बहुत अलग थी। The surprising struggle in the world's space business. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव करी, तब हमारा देश कई समस्याओं से गुजर रहा था। उस समय किसी स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी लग्जरी थी। कई लोग ये भी मानते थे कि इंडिया ऐसी चीजों में कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा। पर ये सिलसिला इसरो की फॉर्मेशन के बाद भी चला। मानो एक इंडिया स्पेस की दुनिया में एक छोटा सा बच्चा है और इसका बजट रशिया और अमेरिका के बजट से बहुत ही कम है। पर आज इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली है। इसरो ने अपने 166 मिशन कंप्लीट करे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हलचल मची हुई है। इंडिया में अभी 140 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप है। ऐसे इनोवेशन की वजह से प्लानिंग है कि अगले साल मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। और न्यूज में आपने देखा ही होगा कि कैसे इंडिया चंद्रयान-3 लॉन्च कर रहा है। तीसरे मून मिशन को इसरो LVM-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा। इस कार्टून से लेके इस आर्टिकल की जर्नी को समझने के लिए हमें स्पेस के इतिहास को भी समझना होगा। साल है 1962। आर अरवामुरन मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जूनियर इंजीनियर से वो अपने किसी करीब से बात कर रहे थे कैंटीन में। उनकी कलीग ने उनको बताया कि उन्होंने साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे, जो कि साउथ केरला में रॉकेट लॉन्च का पैड क्रिएट कर रहे हैं और वो वॉलंटियर्स की तलाश में हैं। वो दोनों इस मिशन के बारे में अनश्योर थे। उन्होंने पूछा कि वॉलंटियर करना भी चाहिए क्या? बहुत अजीब सा साउंड करता है। हम उसके ऊपर जोश नहीं डाल सकते क्योंकि ये एक्चुअली इंडियन स्पेस की शुरुआत है। ये स्टार्ट हुआ था 1962 में, जब प्राइम मिनिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की। जब जवाहरलाल नेहरू ने फिजिसिस्ट विक्रम साराभाई को इंडियन नेशनल कमेटी पर स्पेस रिसर्च रीड करने के लिए बोला, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं उस समय। आर अरवामुरन कहते हैं कि वो लोग जो कि लॉन्च पैड बना रहे थे, उन्हें बिना किसी ढंग के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिक्रूट करा। कोई जॉब और इंटरव्यू भी नहीं था। वे कहते थे कि जो पहले रिक्रूट थे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, वो मेरी ही तरह यंग और सोच रहा था कुछ ऐसे यंग साइंटिस्ट हायर करूं जिनमें काम करने का जज्बा हो, जुनून हो, जो कुछ नया करना चाहता। अब इंडिया में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं था, तो इसीलिए इन सभी लोगों को नासा भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। विक्रम साराभाई ने एक्चुअली कोलैबोरेशन करी थी नासा के साथ ताकि इंडिया अपना कोलैबोरेशन बना सके नासा के साथ। उस अरेंजमेंट के तहत नासा ने इंडिया को एक रॉकेट भी सप्लाई किया। तो नासा ने इस कनेक्शन और डॉक्टर साराभाई द्वारा किए गए कोलैबोरेशन के जरिए साउंडिंग रॉकेट भी। अब रॉकेट के लिए एक लॉन्चिंग स्टेट बनाना भी आसान नहीं था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक ढंग की साइट चुननी होगी और उन्होंने ये जगह चुनी लॉन्चिंग स्टेट के लिए, जो कि एक छोटा सा चर्च था केरला में, छोटे से मछुआरों के गांव के पास, जिस गांव का नाम था कुंबा। विक्रम साराभाई ने देखा कि ये जगह अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी जगह है अर्थ की कॉस्मिक रे को रिसर्च करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर साराभाई और उनकी टीम, और उसमें इंक्लूडेड थे इंडिया के प्रेसिडेंट और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइट को देखने के लिए गए और उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से बात करी ताकि उनको चर्च की जमीन मिल जाए और वो वहाँ पर एक लॉन्च स्टेशन बना सके। और सारी प्रिपरेशन चल रही थी रॉकेट को लॉन्च कराने के लिए, वही रॉकेट जो नासा ने इंडिया को दिया था। पर एक प्रॉब्लम थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम को रॉकेट को उसकी लॉन्च साइट पर लेके जाना पड़ेगा। पर उस छोटे से गाँव में उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी कि उनके पास गाड़ियाँ और ट्रक हो। फिर उन्होंने किया क्या? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो जब नासा से ये नाइके
अपाची रॉकेट आया तो इसे कंटेनर से बाहर निकाला गया और फिर बैलगाड़ी पर लादकर असेंबली बे से लॉन्च पैड तक लाया गया। इसके लिए जिस पेलोड की हमें जरूरत थी वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, तो हमने साइकिल का इस्तेमाल किया। और फाइनली 21 नवंबर 1963 को ये रॉकेट लॉन्च हुआ। इस तरह भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू होगा। इस तरह और ये इंडिया की स्पेस जर्नी की शुरुआत थी। अराउंड 6 साल बाद INSCOPAR की जिम्मेदारी बढ़ाई गई और उसे रीब्रांड करके इसरो बनाया गया। उसके बाद इसरो ने कई माइलस्टोन हिट किए। 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट एक सोवियत यूनियन के रॉकेट से लॉन्च करी। 5 साल इंडिया ने अपनी सैटेलाइट, अपने ही लॉन्च व्हीकल, और दुनिया में इंडिया एक ऐसा छठा देश बन गया जिसने अपनी ही सैटेलाइट अपने ही व्हीकल में लॉन्च करी। इवेंचुअली इंडिया एक ऐसा पहला देश बन गया जो अपने पहले ही टाइम में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गया। India became the first in the world to successfully reach Mars's orbit on its first attempt. कई रिकॉर्ड्स भी सेट करे। It's a boost for India's space program. At the tip of this rocket, there are 104 satellites. It's the biggest number ever carried by a single launch. पर ये सब होने के बावजूद भी अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखोगे ना तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत कम है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, ये दिखाता है कि 2022 में कितने ऑब्जेक्ट भेजे स्पेस में। यहाँ यूएस ने करीब 5,500, रशिया और चाइना ने करीब 731। इंडिया 7th प्लेस पे है 127 ऑब्जेक्ट के साथ। 2020 में स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बस 2% है। अब इसरो के इतने अचीवमेंट्स के बाद भी हमारा कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है? आंसर बहुत ही सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। ये है स्पेस एक्स का स्टारशिप मिशन जो कि मार्स पर जाना चाहते हैं और पोटेंशियली उधर एक ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। स्पेस एक्स एक अमेरिका में प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। बहुत समय से नासा ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। बोइंग जैसी कंपनीज ने इंटरनेशनल के स्पेस स्टेशन के कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन किए हैं और अर्ली 1960 की अमेरिका ने प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दी थी कि वो कंपोनेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बना दे। और 1990s के बाद एक बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो कि प्राइवेट सैटेलाइट और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है स्पेस में। प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देकर एक बहुत बड़ी इनोवेशन भी हुई है। जैसे स्पेस एक्स दुनिया की पहली कंपनी बनी है जो कि रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को रीयूज कर सके। स्पेस एक्स से पहले ये फर्स्ट स्टेज ओशन में गिर जाती है और इसका बाद में यूज नहीं आता, पर रीयूज करके स्पेस एक्स ने लॉन्चेस की कॉस्ट भी कम कर दी है, जिसका मतलब है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स सस्ते दाम में स्पेस जा सकती है और ये नासा के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब उनके दिमाग में कोई सरदर्दी नहीं है कोई चीज इनोवेट करने में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने इनोवेशन करी तो उनको नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और इसमें नासा का भी फायदा है और इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी का भी, जिससे यूएस सरकार को भी फायदा मिला है क्योंकि अब नासा का जो शेयर है यूएस बजट में कई सालों से कम हो रहा है। यूरोप में भी सेम हाल है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी एरियन स्पेस जो कि एक यूरोपियन सैटेलाइट्स को लॉन्चेस करती है। ऐसी चीजें इंडिया में होने की जरूरत है क्योंकि अभी इसरो का स्पेस बजट बहुत कम है। 2022 में जहां इंडिया का स्पेस बजट $1.7 बिलियन था और चाइना का 14 और यूएस का $30 बिलियन बजट था। थैंक्सफुली इंडियन सरकार ने ये रियलाइज कर लिया है कि प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। Government has decided to implement reform measures to leverage the achievements of ISRO through opening up the space sector for private enterprises. पर 2020 से भी पहले कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज भाग ले रही थी इंडिया की स्पेस जर्नी में। हाँ भी जाओगे पर जब लौट के आओगे सुकून जिंदगी का इसी दरवाजे पर पाओगे। हम हैं गोदरेज लॉक्स। ये है गोदरेज का एड। ये कंपनी 1897 में बनी थी, लेकिन इस दौरान वो सिर्फ ताले बेचती थी। लेकिन इसके बाद गोदरेज कई कंज्यूमर गुड्स को बेचने लग गई थी, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स, हेयर ड्रायर्स, रेफ्रिजरेटर एंड इवन सोप। सुस्ती मिटाए चुस्ती लौटाए, सिंथॉल सुस्ती मिटाए चुस्ती लौटाए। पर आप
ये नहीं जानते होंगे कि गोदरेज 1919 से कई कंपोनेंट्स वेरीफाई कर रही है। इन 1994 में गोदरेज ने एक विकास मैन्युफैक्चर किया जो कि इंडिया की कई लॉन्च व्हीकल्स में यूज किया गया है। चंद्रयान के मिशन के लिए भी गोदरेज ने कई क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स सप्लाई करे और गोदरेज एक अकेली कंपनी नहीं थी जिसने इसरो को पार्ट सप्लाई किए थे। आंध्रा शुगर्स एक ऐसी कंपनी है जिसका संबंध इसरो के साथ कई सालों से है, पर उस समय ये कंपनी पैसों के लिए मदद नहीं कर रही थी इसरो के लिए। नारायण प्रसाद जो कि COO है अपनी कंपनी के, ये कहते हैं कि ये बिजनेसेस मदद कर रहे थे क्योंकि उन्हें गर्व महसूस होता था इंडिया के वास्ते कंट्रीब्यूट करने के लिए। वो कहते हैं कि इस समय कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, इसने भी इसरो के साथ पार्टनर किया है। वो कहते हैं कि 1960 से करीब 500 प्राइवेट सेक्टर ने इसरो को मदद किया है और तो और इसरो ने भी इन कंपनीज की मदद करी है। वो कहते हैं कि इसरो ने कंपोनेंट से नहीं खरीदे इस कंपनी के, बल्कि उन्होंने उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन किया और फैसिलिटीज बनाने में मदद करी ताकि ये कंपनी अच्छे कंपोनेंट्स बना सके। पर अब जो इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं इंडिया की प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज में, वो बस देशभक्ति के लिए पैसा नहीं डाल रहे हैं बल्कि वो मुनाफे के लिए भी पैसा डाल रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए सबसे जरूरी ये है समझना कि अब प्राइवेट सेक्टर करने क्या जा रहा है। हम इंडियन प्राइवेट सेक्टर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम सेगमेंट वो है या तो सैटेलाइट बनाता है या फिर उनको लॉन्च करता है अपने रॉकेट्स के जरिए, जबकि डाउनस्ट्रीम वो है जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाता है स्पेस डेटा के जरिए, जैसे क्लाइमेट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिफेंस। 2020 से पहले हमारी सरकार का मोटा मोटी कंट्रोल था दोनों ही सेगमेंट्स पर। या तो फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स सप्लाई करती थी इसरो के इक्विपमेंट को, मैन्युफैक्चर वो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज करके सर्विसेज देती थी डाउनस्ट्रीम सेगमेंट को। पर अभी प्राइवेट सेक्टर का रास्ता खुल गया है, यानी अब वो खुद की प्राइवेट सैटेलाइट्स बना भी सकती है और लॉन्च भी कर सकती है स्पेस में। इसके साथ साथ सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के डेटा को यूज करके सर्विसेज दे सकती है। जैसे हम इस कंपनी की बात करते हैं, ये है संजय निकांती जो को फाउंडर है ध्रुव स्पेस के। सैटेलाइट्स में उनकी रुचि स्टार्ट हुई थी जब वो कॉलेज में थे। उन जैसे कई स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हुए थे जब चंद्रयान का पहला मिशन सक्सेसफुल हुआ था। Historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon, and the first leg of the journey has gone perfectly. इसी एक्साइटमेंट को देखकर इसरो ने डिसाइड किया कि हम इन स्टूडेंट को चांस देनी चाहिए। इसरो ने कहा कि अगर स्टूडेंट्स अपने सैटेलाइट बनाएंगे तो हम कुछ सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजेंगे, वो भी फ्री में। संजय निकांती ने अपनी SRM यूनिवर्सिटी के जरिए यही करने की कोशिश करी। उनकी सैटेलाइट जिसका नाम था SRM सैट, उनका उद्देश्य था कि वो हमारे देश की पॉल्यूशन की समस्या को सॉल्व करे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मॉनिटर करके उनकी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुई, वो भी 2011 में। और उसके बाद वो सोचने लगे कि अब कि हमारे देश में इसरो के अलावा और कोई सैटेलाइट बना ही नहीं रहा है, तो उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बनाई एक ध्रुव स्पेस कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन अब उस समय ऐसी कंपनीज के लिए फंडिंग मिलना बहुत ही मुश्किल था। मार्केट की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि कुछ साल बाद वो अपनी कंपनी बेचने का सोच रहे थे। पर 2020 के बाद उनका माहौल बदल गया। बहुत से इन्वेस्टर ने ध्रुव स्पेस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उन्होंने अपनी 2 सैटेलाइट्स थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 को लॉन्च भी किया है। ध्रुव स्पेस अब कई डाउनस्ट्रीम कंपनी को एंड टू एंड सर्विसेज देती है कि हम आपकी सैटेलाइट्स बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, ट्रैक करेंगे और मेंटेन भी करेंगे। और इंडिया के कई अपस्ट्रीम स्टार्टअप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इसको कहा जाता है स्पेस डबरी, यानी किसी भी मशीन का कोई पार्ट जिसे ह्यूमन ने स्पेस में छोड़ दिया है। कई बार ये खराब हुई हुई सैटेलाइट्स हो सकती है या फिर उनके पार्ट्स हो सकते हैं। अब जहाँ कुछ पार्ट्स धरती पर गिर जाते हैं, दूसरे पार्ट्स अर्थ के अराउंड हजारों सालों तक ऑर्बिट कर सकते हैं, जो कि थ्रेट है दूसरी सैटेलाइट्स को, क्योंकि इनकी स्पीड स्पेस में इतनी ज्यादा होती है। बल्कि करंट सैटेलाइट्स इस पार्ट से डैमेज ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। 2021 में एक चाइना की सैटेलाइट टूट गई थी, वो भी एक छोटे से डेरबिट्स पार्ट से। इसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है बेंगलोर की एरोस्पेस कंपनी टिगेंट्रा। अब स्पेस एजेंसी इस डेब्री को मॉनिटर तो करती है धरती से, पर कई छोटे से पीसेस है जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इनकी पार्ट्स का साइज 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है और इनकी संख्या करीब 13 करोड़ है। तिगंत्रा करीब 40 सैटेलाइट्स के लॉन्च करके इन छोटे से टिप पीसेस को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं है और इस चीज के लिए बहुत फंडिंग भी चाहिए होती है। इसी वजह से करीब इंडिया में 66% कंपनीज अपस्ट्रीम सेगमेंट में नहीं बल्कि डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में काम करती है, जैसे बिट्स पिलानी ग्रेजुएट्स,
की स्टार्टअप पिक्सल, ये गूगल अर्थ है और इसे कई लोग रेवोल्यूशनरी मानते हैं क्योंकि अगर आप जूम करोगे तो आप अपने घर को भी देख पाओगे। पर गूगल अर्थ में एक लिमिटेशन भी है कि आप बस फोटो देख सकते हो अर्थ की, और यही एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना चाहते हैं बिट्स बलानी, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अवैस अहमद। उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज की जो ये कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो इतनी डिटेल नहीं देती है, वो बस फोटोज दे सकती है। अगर आप पत्तों का क्लोरोफिल कंटेंट जानना चाहते हो या फिर सोइल न्यूट्रिशन जानना चाहते हो, वो ये सैटेलाइट्स नहीं कर पाती हैं। और अवैस ने इसके बारे में सोल्यूशन सोचा कि ऐसी सैटेलाइट्स जिसके अंदर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग हो। अब आप पूछोगे कि भला ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है क्या? जो हमारी आंखें है, ह्यूमन आई, जो कि विजिबल लाइट को 3 बैंड्स में देख सकती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। पर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग मल्टीपल बैंड्स देख सकती है, जिसकी वजह से ये ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकती है जो हमारी आंखें और कैमरा कमर्शियल नहीं कर सकते। मानो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से हम हमारी पूरी अर्थ का MRI स्कैन कर सकते हैं। पॉल्यूशन हो या फिर डिजीजेस, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आप सोच ही सकते हैं कि इससे एग्रीकल्चर को फायदा मिल सकता है और इससे ये भी पता चल सकता है कि कहाँ फसल ठीक है या फिर कहाँ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्षितिज खंडेलवाल और इन्होंने बिट्स बलानी स्टार्टअप पिक्सल बनाई। उनकी पहली सैटेलाइट का नाम था शकुंतला, जिसको उन्होंने लॉन्च किया SpaceX की मदद से। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक सैटेलाइट को लॉन्च करना नहीं है, बल्कि कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। अल्टीमेटली मानो एक कॉन्स्टेलेशन बना लेगी अर्थ के आसपास और हर 2 दिन में अर्थ के हर पॉइंट को कवर कर पाएगी। पर ये करना अवेश और क्षितिज के लिए इतना आसान नहीं था। अवेश ने कहा कि सब हमारे आइडियाज में इंटरेस्टेड तो थे, पर कोई पैसे नहीं देना चाहता था। पर थैंकफुली ये चेंज हुआ, बल्कि पिक्सल के लिए ही नहीं और भी स्टार्टअप के लिए भी। 2022 में $119 मिलियन यानी करीब 990 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इंडिया की स्पेस स्टार्टअप के लिए। और अब इंडिया में करीब 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक और डाउनस्ट्रीम कंपनी है जो कि सैटेलाइट्स को यूज करके इन्वायरमेंटल डेटा क्रिएट कर रही है, फिर चाहे वो बाढ़ के बारे में हो या पावर प्लांट एमिशंस के बारे में। इस इनोवेशन को देखते हुए कई लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया के स्पेस सेक्टर को लेके, और आज की तारीख में ये सही भी है। और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इस कॉन्फिडेंस के पीछे। ये सैटेलाइट एक मैन्युफैक्चर कंपनी OneWeb की, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में रशिया के रॉकेट के साथ। ये कंपनी करीब 650 सैटेलाइट्स भेजना चाहती है स्पेस में वॉर टाइम कनेक्टिविटी के लिए। मार्च 2022 में जब ये कंपनी 26 और सैटेलाइट्स भेजना चाहती थी, तो रशियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इस कंपनी को फंडिंग मिली थी यूके सरकार से। इस वजह से जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, तब रशियन स्पेस कंपनीज ने कहा कि वो अपने सोयूज रॉकेट्स का यूसेज कम करना चाहती है। OneWeb के सामने रशियन स्पेस एजेंसी ने 2 कंडीशन रखी कि यूके सरकार को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी और OneWeb को ये गारंटी देनी होगी कि उनकी सैटेलाइट्स रशिया के खिलाफ मिलिट्री पर्पसेस ना यूज करी जाए। OneWeb ये कंडीशंस मीट नहीं कर पाए, उसके बाद उनका 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पर इससे इंडिया का फायदा हुआ। रशिया के ना करने के बाद OneWeb कंपनी इसरो के पास आई ताकि इसरो उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके स्पेस में, जो हमें दिखाया था कि आज के इन्वायरमेंट में आपको फायदा मिल सकता है। कई सालों से रशिया और चाइना ऐसे 2 देश थे जो लो कॉस्ट में लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी कई सैटेलाइट्स कंपनीज को। पर ब्रायन ब्रूडेन जो कि डायरेक्टर है स्पेस फाउंडेशन के, वो कहते हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है और कई वेस्टर्न कंपनी चाइनीज एजेंसी को भी यूज नहीं करना चाहती, और जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। US सरकार किसी भी अमेरिकन कंपनी को इजाजत दे देगी कि अपनी सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च करवाने के लिए, न कि चाइना से, स्पेशली उस सैटेलाइट में कुछ मिलिट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो। ये इसीलिए क्योंकि कई वर्षों से इसरो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है। करीब 40 सालों से कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स जो हुई है, जिससे 400 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज स्टार्ट हुई है, जिससे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों से, और 40 साल से ये कंपनी पार्ट्स बना रही है इसरो के लिए। ऐसी कोलैबोरेटिव अप्रोच की वजह से अब इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम बहुत ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हमें न्यूयॉर्क टाइम के ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनीज कोई चैलेंज फेस नहीं कर रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है SpaceX। अगर सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए बिजनेस की बात करें, क्योंकि उनके SpaceX रॉकेट्स को रीयूज करने लगा है, इसकी वजह से बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजने की कॉस्ट कम हो गई है। पर एडवांटेज ये है कि कई इंडियन स्टार्टअप्स कस्टमाइजेशन ऑफर कर सकते हैं, वो भी कई कंपनीज को। जैसे स्काईरूट एक कंपनी है जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। कंपनी के CEO कहते हैं कि हम
क्योंकि हम एक टैक्सी की तरह है जो कि छोटे लॉन्चेस करती है, जबकि स्पेस एक्स एक बस या फिर ट्रेन की तरह है जो कि किसी भी तरह के पैसेंजर को एक डेस्टिनेशन पर छोड़कर आती है। जैसे अग्निकुल जैसी स्टार्टअप्स 3D प्रिंटर यूज कर रही है रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए। ऐसे इनोवेशन के जरिए जब एक समय इसरो अपने रॉकेट को थैले पर लेके जा रही थी, आज इंडियन कंपनीज लीडर बन सकती हैं स्पेस इकोनॉमी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चंद्रयान 3 के बारे में तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना।